और बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? काफी दिनों के बाद आई एम बैक। इस छोटा रिचार्ज की वीडियो में सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यह है एक स्मूथ हेमिस्फीयर। स्मूथ है यानी अगर इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू की वैल्यू होगी 0। यह है इसका सेंटर O और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक छोटा सा बॉल रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इस छोटे से बॉल को हम स्लाइटली पुश करते हैं, थोड़ा सा पुश करके छोड़ देते हैं। थोड़ा सा पुश करते हैं, स्लाइटली पुश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ये पॉइंट है A और आपसे कहा जाए कि इस A पॉइंट पे आप काइनेटिक एनर्जी बताइए, या कहीं क्वेश्चन में अगर हमें काइनेटिक एनर्जी इसकी लिखनी पड़ी तो सिंस क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया है कि स्लाइटली पुश किया जा रहा है, धीरे से धक्का दिया जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी लेनी होगी? 0। सोचो जरा, अगर इसको स्लाइटली पुश करेंगे तो क्या होगा? सिंस ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस हेमिस्फीयर है, तो ये इस पे ऐसे स्लाइड करेगा। बट सोचिए जरा, क्या ये इसके सरफेस को पकड़ कर चलता हुआ ऐसे इसका मोशन होगा? नहीं। आप भी समझ रहे होंगे कि यहां कहीं आने के बाद इस छोटे से बॉल का जो इस हेमिस्फीयर के सरफेस से कांटेक्ट है वो छूट जाएगा, यानी ये यहां से ऐसे आएगा और यहां कहीं इसका कांटेक्ट इस स्फीयर से छूट जाएगा। जैसे ही कांटेक्ट छूटेगा, फिजिक्स के टर्म में हम बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो सपोज ऐसा B पॉइंट पे होता है और इस छोटे वाले बॉल और इस हेमिस्फीयर के सेंटर O को अगर ज्वाइन किया जाए तो हमें लाइन मिलेगी OB। सपोज इस OB लाइन इस OA लाइन से एंगल बनाती है थीटा। तो हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि थीटा के किस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये छोटा वाला बॉल इस बड़े वाले हेमिस्फीयर के सरफेस को छोड़ देगा, यानी कि दोनों के बीच में कांटेक्ट छूट जाएगा या फिर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये B पॉइंट पे इसका इससे जो संपर्क है वो छूट जाता है और यहां पे एंगल कितना बनता है? थीटा। हमें यही थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे इसका कांटेक्ट छूट जाता है यहां पे इसे न देखें, यहां कहीं इसको देखें और सपोज ये जो एंगल है ये बनता है थीटा नॉट, तो स्वाभाविक सी बात है थीटा नॉट की वैल्यू थीटा से कम होगी। हम बीच में कहीं इसको एनालाइज कर रहे हैं। अब अगर इसका हम यहां पे FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आता है आपको? अभी मैंने भी इन सब पर क्लासेस नहीं ली, मैं भी एक नई जगह शिफ्ट हुआ हूँ। ये सारा सेटअप मैंने फिर से अरेंज किया है। काफ़ी महीनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं रेगुलर वीडियोस कोशिश करूँगा बनाने की। और क्लास 11 का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ से फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। मैं पढ़ाऊँगा आपको कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बट अगर आपको पता है, आप फिजिक्स पढ़े हुए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये समझ आएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसका FBD बनाए तो mg लगेगा नीचे। अगर ये एंगल थीटा नॉट है तो ये एंगल भी थीटा नॉट होगा। अगर इस mg का हम कंपोनेंट करें तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा mg cos थीटा नॉट और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा mg sin थीटा नॉट। फिर दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आके एक दूसरे को प्रेस करते हैं तो कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है जिसको हम फिजिक्स की दुनिया में बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो होगा रेडियली आउटवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को मान लिया जाए n। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस छोटे वाले बॉल का जो मोशन है वो कैसा हो रहा है, क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन है, क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्या वो सर्कुलर मोशन है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसका जो मोशन है वो O पॉइंट के अबाउट सर्कुलर है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है उस पर हमेशा एक फोर्स लगता ही लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल में अगर हम देखें इस पर रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस को, तो एक फोर्स लग रहा है mg cos थीटा नॉट टुवर्ड्स द सेंटर और एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन रेडियली आउटवर्ड।
तो सेंट्रीपिटल अगर फोर्स इसे मिल रहा है तो इस वाले फोर्स की वैल्यू इस वाले फोर्स से हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको घूमने के लिए, इसको सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, यानी इस वाले फोर्स की वैल्यू जब भी होगी इस वाले फोर्स से ज्यादा होगी, ताकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, यानी सेंटर की तरफ आएगा, और इसको घूमने के लिए या सर्कुलर मोशन करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। अब अगर हम इसमें इक्वेशन लगाएं, F is equals to ma, which is Newton's second law. Force is equals to mass times acceleration. सर्कुलर मोशन में आप ऐसे कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू Fc इज इक्वल्स टू mac। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आप लिखेंगे mg cos थीटा नॉट माइनस नॉर्मल रिएक्शन, ये है Fc टुवर्ड्स द सेंटर, इज इक्वल्स टू m इंटू AC के बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, उसमें से यहां जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा v²/r। v क्या है? v इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड है। r क्या है? r इसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है, जो कि इस केस में हेमिस्फीयर की रेडियस होगी, और m इस छोटे वाले बॉल का मास है। जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन ना हो और हमें उसकी जरूरत महसूस हो तो उसे हमें मान लेना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका मास m है, इस हेमिस्फीयर का या इसके सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस होगा वो r है। यहां से अब अगर आपसे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पूछी जाए तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? n गया उधर और ये पार्ट आया इधर, ये होगा mg cos थीटा नॉट माइनस mv² डिवाइडेड बाई r। इसको अगर इक्वेशन नंबर स्टार माना जाए तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जैसे जैसे ये छोटा वाला बॉल नीचे आएगा वैसे वैसे थीटा नॉट की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। थीटा नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो एंगल बढ़ने से कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है, इसकी जो वैल्यू है वो लगातार घट रही है। और जैसे जैसे ये छोटा वाला बॉल नीचे आएगा, अच्छा इसमें अगर mg sin थीटा नॉट अगर आपसे पूछें कि सर ये mg sin थीटा नॉट का जो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है वो क्या करेगा, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? इससे प्रोड्यूस होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चाहे तो आप mg sin थीटा नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू at भी लिख सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और उसकी वजह से स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां v की वैल्यू बढ़ने से ये पूरा एक्सप्रेशन बढ़ेगा, m चेंज नहीं हो रहा, r चेंज नहीं हो रहा है, बट v बढ़ रहा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें m चेंज नहीं हो रहा, g चेंज नहीं हो रहा, लेकिन थीटा नॉट की वैल्यू बढ़ने से cos थीटा घट रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू घट रही है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है। सपोज इसकी वैल्यू अभी 100 है, इसकी वैल्यू 80 है, इसकी वैल्यू घट रही है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपस में इक्वल। और जब इक्वल हो जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 होने का मतलब ये छोटा वाला बॉल इस बड़े वाले स्फीयर से कांटेक्ट छोड़ देगा, और हमें उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंगल कितना बनेगा वो कैलकुलेट करके बताना है। मान लेते हैं जो पहले मैंने चित्र बनाया था, पहले डायग्राम बनाया था यहाँ पे कहीं, यानी कि थीटा डिग्री के एंगल पे ऐसा होता है, तो अगर हम यहाँ mg cos थीटा नॉट की जगह थीटा ले लें, यानी उस पर्टिकुलर एंगल पे जब छोटा वाला बॉल इस स्फीयर से कांटेक्ट छोड़ देता है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी? 0। और यहाँ आपको फील हो रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज, और इसकी वैल्यू क्या हो रही है? लगातार इंक्रीज। माइनस mv² डिवाइडेड बाई r, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आएगा, v²/r इज इक्वल्स टू g cos थीटा। यहां से हमें cos थीटा की वैल्यू मिलेगी v²/rg। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार डैश। पूरी प्रॉब्लम कहां पे आके अटक गई? अटक गई इस v पे। हमें जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये छोटा वाला बॉल इस स्फीयर से कांटेक्ट छोड़ेगा वहां पे हमें v यानी कि स्पीड भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये थीटा पता चलेगा। तो पूरी प्रॉब्लम ले दे के कहां पे आके अटक गई? इस v को कैलकुलेट करने पे। अब ये v कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके लिए एक छोटा सा फिगर और बनाते हैं आपको समझाने के लिए। यहां पे इसका सेंटर है O, यहां से हमने इसको छोड़ा था, ये था पॉइंट A। सपोज यहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट B पे इसका कांटेक्ट इससे छूट जाता है,
और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और ये एंगल कितना बनता है थीटा। हमें यहां पे इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने के लिए हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सिंस यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां पे लगाया जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, दैट इज EA इज इक्वल्स टू EB। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A में आपको काइनेटिक एनर्जी भी लिखना होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना होगा। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे कितनी होगी 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि बहुत ही धीरे से इसको पुश किया जाता है, बस उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम कितनी लेंगे 0। पोटेंशियल एनर्जी में mgh, h में देखिए बहुत ही ध्यान से, इस पर्टिकुलर पॉइंट B पे अगर हम एक लेवल लें और ये है हमारा A पॉइंट, तो mgh में जो h हमें लेना है वो इसी लोवेस्ट पॉइंट से हाइट हमें लेनी होगी। ये भी आप आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, अभी मैंने इन सब पे वीडियोस नहीं बनाई हैं, बट आई होप आपने पढ़ा होगा और आप 11th पास कर गए हैं, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ गए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखने में mgh में हमें ये वाला h लेना है। अब ये वाला h कितना होगा, यहां से लेके यहां तक रेडियस r होगा और यहां से लेके यहां तक भी हेमीस्फीयर की रेडियस है r। अच्छा, ये अगर लेंथ r है और ये थीटा है, तो आप बताओगे ये वाला लेंथ कितना आएगा? ये आएगा r cos थीटा। क्यों भाई? कोई भी लाइन किसी दूसरे लाइन से जब थीटा डिग्री का एंगल बनाता है तो उधर उसका जो रिजॉल्व्ड पार्ट है वो कितना होता है? cos वाला कंपोनेंट, r cos थीटा। और ये यहां से लेके यहां तक यानी OA, ये है हमारा पूरा r। तो अगर हम इस पूरे r में से ये r cos थीटा माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा h। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh में हमें लेना है r माइनस r cos थीटा इज इक्वल्स टू B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये कौन सी लाइन है? ये लोवेस्ट लेवल वाली लाइन है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 0। तो यहां m से m कैंसिल, v² की वैल्यू आएगी 2g r माइनस r cos थीटा। चाहे तो आप इसमें से r भी कॉमन ले सकते हैं, यह आएगा 2rg 1 माइनस cos थीटा। इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर चांद मान लेते हैं, मून मान लेते हैं। अब इस v² की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस v² की वैल्यू आपको क्या करना है? यहाँ पे पुट कर देना है। अब देखते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू v² की जगह 2rg 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई rg से rg कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos थीटा, ये इधर आएगा 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से हमें मिलेगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जेई में भी इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और फ्यूचर में भी हो सकता है। इसको बेस मानकर बहुत तरह के क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। ये छोटा रिचार्ज की वीडियो है, इसलिए बहुत डिटेल में इसमें मैं नहीं जा रहा, वरना इसमें बहुत सारी चीज़ों के आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक तरह से याद अगर आपको रहे तो और भी अच्छा है कि इस तरह से अगर कोई हेमिस्फीयर हो, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक छोटे से बॉल को सिर्फ डिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाए तो किस पर्टिकुलर एंगल पर वो छोटा बॉल स्फीयर के साथ कांटेक्ट छोड़ देता है, उसका आंसर आता है cos इनवर्स 2/3। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।